बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अब्बास मिर्ज़ा। भूली बिसरी यादें कराची की, सियासत की, एमकेएम की, जिसे मैं फाइनली आज के हालात से जोड़ दूंगा। ये कराची में के कुछ वाक़यात मैं गोशगुजार करूंगा अपनी बात को वाज़े करने के लिए, तो चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। कराची में जब मैं शिफ्ट हुआ 2001 या 2 में समथिंग, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो सबसे पहला मैंने जो घर लिया था, तो वहाँ पे एक बंदा आया। मैं ऑफिस से आया अपने अपने मैं घर में एंटर हुआ। मेरा ख्याल हार्डली 10 से 15 मिनट के बाद एक बंदा आ गया, उसने बेल दी। मैं ही आ गया इत्तेफाक से बाहर कि कौन है। कहा जी मैं कोई कंपनी की तरफ से सर्वे कर रहा हूँ, उसमें ये इनाम होगा, वो होगा, यूँ होगा, वो होगा। मैं अच्छा, तो मुझे अपना डिटेल्स दे। बहरहाल मैंने अपना, उसने नाम, वालिद का नाम, टेलीफोन सेल नंबर, मोबाइल, आप करते क्या हैं, तमाम तारुफ उसने मुझसे लिया और वो डिटेल्स लेके चला गया। मैं अंदर चला गया। ऐसा हुआ कि अगले 1 से 2 मिनट के बाद, मुझे नहीं याद कि वो बात क्या थी, कि मैं फिर बाहर आ गया। सिर्फ 1 मिनट से भी कम टाइम में मैं दोबारा बाहर आया। तो मैंने देखा कि जो हमारी उस सोसाइटी की जो सड़क थी जो बाहर जा रही थी, वो बंदा हमारी गली में होने के बजाय, मतलब और भी तो घर थे ना वहाँ पे या हमारी मिड में मेरा घर था, तो वहाँ पे या उससे आगे जाता या पीछे जाता, वो तो सोसाइटी से ही बाहर जा रहा है। मैं बड़ा हैरान हुआ। तो क्या मेरा ही नाम निकलना है सिर्फ, इसका मतलब है कि उसे किसी और का डाटे की ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल हालात व वाक़यात समझ में ये आए कि कराची में कोई भी आदमी इस तरह से जाके नहीं रह सकता था कि एमकेएम के पास उसका डाटा ना हो। एमकेएम के पास डाटा होता था उन लोगों का जो भी कराची में न्यू एंट्री होती थी, कुछ होता था, लेकिन इस गैर महसूस तरीके से होता था। वल्लाह आलम और लोगों से किस तरह से डाटा लिया गया, लेकिन मुझसे इस तरह से लिया गया। इसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। मैं बड़े लोग पाकिस्तान में बड़े शशोपंज में हैं, उस वक्त भी थे, आज भी थे, कि एमकेएम के लोग ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, विदाउट नोटिस इकट्ठे हो जाते हैं, यूँ होता है, बड़े लोग इस पे। तो मैं भी इसमें बड़ा सरप्राइज था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं, एक हमारा जो बिज़नेस था उसके सिलसिले में मेरा गवर्नमेंट में एक बिल फंस गया, उस पर ऑब्जेक्शन हो गया, ये वो। तो मैं एजी ऑफिस में उसकी को क्लियर कराने के लिए ख़ुद पहुंचा हुआ था। एक दफ़ा गया, दूसरी दफ़ा, एक दफ़ा ऐसा हुआ मैं वहाँ पे बैठा हुआ था। मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं है कि वो 5-6 फ्लोर, कितने फ्लोर थे, लेकिन फ्लोर काफ़ी थे उनके ऑफिस के हैं। तो मैं वहाँ पे उन साहब के ऑफिस में, वो ग्राउंड फ्लोर पे था उनका ऑफिस, जिनसे मैंने मिलना था। तो एक बंदा ऊपर से आवाज़ें लगाता आ रहा है, माजिद भाई, सलीम भाई, फ़लाने भाई, 5 बजे 5 बजे करता हुआ नीचे आ रहा है। फाइनली जिस रूम में मैं बैठा हुआ था, वो साहब थे नहीं अभी, मैं उनके इंतज़ार में था। हमारे रूम में भी वो आया और वो उसने कहा, जो और लोग बैठे हुए थे, 5 बजे, और कहता हुआ चला गया। इत्तेफाक से जब ये आया था बंदा, तो मैं जिससे मिलने गया था वो भी बंदा आ गया। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्या है 5 बजे, क्या आपको नहीं पता? मैं कहा नहीं, बिल्कुल नहीं पता, ज़रा बताएंगे क्या है ये। मैंने कहा ये मुसलसल में से सुन रहा हूँ बंदे 5 बजे 5 बजे, तो इसकी क्या है बैकग्राउंड? उनका जी ये जो एमकेएम का जलसा होता है, ये उसकी अनाउंसमेंट है।
तो ये 5 बजे का टाइम तय हुआ है, तो 5 बजे हमें जाना है। तो मैंने उनसे अगला सवाल किया, मैंने कहा अगर आप ना जाएं तो कैसे पता चलेगा कि आप आए थे? वो आप कहें मैं आया था और जाए ना आप। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर महकमे का एंट्री गेट से पहले ऐसा समझ लें कि 50 डिपार्टमेंट हैं या 100 डिपार्टमेंट हैं, मुख्तलिफ़ इदारे हैं, जो उनकी सब यूनियंस थी MQM की। तो वो मसलन AG ऑफिस का जो इदारे का बंदा है, वो उसका एक मखसूस पॉइंट है, उसने हमेशा वहीं बैठना है, उसने वहीं पे बैठना है, हर इदारे के बंदे ने वहीं पे बैठना है। और हर इदारे के आदमी की जिम्मेदारी है कि वो उसको सलाम करके जाए। जैसे कि ये कह रहा था कि 5 बजे, इसी तरह से उसने जब आना है, जो भी बंदे हैं, तो अपने डिपार्टमेंट के उस बंदे को जिसने हाज़िरी लगानी है, तो उसने मसलन उसका नाम सलीम है, एक मिसाल है, AG ऑफिस के बंदे का, यूनियन के बंदे का नाम है सलीम है, तो मसलन तो वो आएगा सलीम भाई, तो वो सलीम भाई का मतलब है हाज़िरी लग गई सलीम भाई की कि हाँ भाई आप आए थे। कह रहा, मैंने कहा अगर भाई दबे कोई मजबूरी भी हो सकती है, कोई परेशानी भी हो सकती है, बीमारी भी हो सकती है, तो आप ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? कहने नहीं, जाना तो लाजमी है। हाँ, मजबूरी हो गई, कोई बीमारी हो गई, कोई और कुछ हो गया, तो एक दफ़ा आप नहीं गए तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे कि यार वो मैं बीमार था, मेरे घर में फ़लाँ मसला था। ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं, अगली दफ़ा ख्याल रखना। बड़े प्यार से तहम्मुल से ही कह दिया जाएगा, अगली दफ़ा ख्याल रखना। दूसरी दफ़ा बाय द वे फिर ऐसे ही हो गया कि वो बंदा फिर नहीं आया। उसको फिर खैरियत तो है, तबीयत सही है या तबीयत की कोई दवा ववा की ज़रूरत है? नहीं नहीं, वो भाई वो मसला ये नहीं था, वो यूँ था, वो था, जो भी एक्सप्लेनेशन है वो दे दी जाएगी। उसके बाद तीसरी बार वो एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी जाएगी। एक्सप्लेनेशन लेने के लिए लोग ऑफिस में या घर पे आ जाएंगे और वो उसकी तरीक़े से कि खैरियत तो है। हाँ, एक काम इसमें ऑल्टरनेट का ऑप्शन मौजूद है था। मसलन सलीम भाई की वजह से नहीं गए कि बीमार थे, मजबूरी थी, परेशानी थी, कुछ भी था मसला, वो फिर अपने भाई को, बाप को, बहन को, बीवी को, बेटी को, बेटे को, किसी ना किसी को नुमाइंदगी के लिए भेजेंगे। वगरना तीसरी दफ़ा पूछने वो ख़ुद तबीयत आ जाएंगे MQM के लोग। तो फिर वो ये लोग ये कहते थे, ये कैसे, ये कौन सी सियासी पार्टी है, ऐसे लोग रात के इतने बजे भी इकट्ठा कर लो, इकट्ठा ये सब आ जाते हैं। वो असल में एक मैसेज होता था। फिर मैंने जो कराची में इसके अलावा मुशाहिदा किया, मसलन कल हड़ताल है, MQM और लंदन में लोग मीटिंग हो रही है जनाब, मीटिंग हो रही है जनाब, मीटिंग हो रही है, टीवी पे वो चल रहे हैं, टिकर चल रहे हैं कि मीटिंग हो रही है कि कल के मुतालिक क्या फ़ैसला करना है। मसलन शाम 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे, रात 8 बजे कल का ऐलान हुआ कि कल हड़ताल है। तो कल हड़ताल का मतलब ये नहीं था कि कल ही हड़ताल करनी है, वो नो इमीडिएटली, हालांकि कहा कल जाता था कि कल होगी हड़ताल, लेकिन इफेक्ट नो इमीडिएटली कि अभी से बस फ़ौरन इधर अनाउंसमेंट हुई कि कल हड़ताल है, तो फिर कल का इंतज़ार नहीं करना है आपने, फिर आज ही आपने बंद कर सब कुछ करना है। और अगर बंद नहीं होता है, कोई इलाका होता था, तो वहाँ पे नामालूम लोग फायरिंग करते हुए आ जाते थे और गुजर जाते थे। और उसके बाद अगर कोई बची खुची दुकानें कुछ नहीं भी बंद कर रहे होते थे, तो उसके बाद लोग भी भाग जाते थे जो सौदा सलफ ले रहे होते थे उन बाज़ारों से, दुकानों से, मार्केटों से, और वो दुकानदार भी भाग जाते थे और वो बंद हो जाता था। इसमें एक साहब को बड़ा घमंड था कि मैं तो MQM का बड़ा वो वेल विशर हूँ, MQM के लिए मैंने ये किया, मैंने वो किया, एक लंबी लिस्ट थी उनके पास। वो इत्तेफाक से हमारे पास जॉब, मेरे ऑफिस पे वो जॉब भी करते थे। उन्होंने काफ़ी अर्सा जॉब करते रहे, उसके बाद उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। वो सुनाते रहते थे कि मेरे मामू
छोटे शहर में सिंध के वो रहते थे, एमक्यूएम के वो उनके लीडरान में थे। तो मेरी नानी के पास फ़ोन आता है, जनाब कि मामू को आप इंग्लैंड भेज दिए, अल्ताफ़ हुसैन कहता। तो अल्ताफ़ हुसैन ख़ुद बनफ्से नफीस उसके मामू से बात करता था और उसकी नानी से कहता था, माँ जी आपके बेटे की मुझे ज़रूरत है। मैं तो वो नानी कहती थी, जिस दिन मैं मर जाऊंगी तो इसे लंदन ले जाना, अभी जब तक मैं ज़िंदा हूँ ये यहाँ से नहीं जा सकता। तो अल्ताफ़ हुसैन ये कहते रहता था, जो बंदा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, नाम मैं किसी का लेना नहीं चाहूँगा, तो वो वहाँ पे वो देखते थे, वो जनाब हमारे मामू के और नानी के बड़े ताल्लुकात हैं जनाब, अल्ताफ़ हुसैन से तो हमारी पर्सनल वो रिलेशनशिप है ख़ानदानी लेवल पे। तो इन्होंने जनाब अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, ऑफिस लिया। तो रमज़ान आया तो 25,000 रुपये की पर्ची आ गई। अब जिसने 2-4 महीने पहले बिज़नेस शुरू किया हो और 25,000 रुपये की पर्ची आ जाए, और ऊपर से ये भी हो कि हमारे तो अल्ताफ़ हुसैन के साथ हमारे ख़ानदानी ताल्लुकात हैं, तो फिर ये कारकुन वारकुन क्या इनका क्या लेवल है। तो उस साहब ने उनसे कहा, भाग जाए यहाँ से, यहाँ के दरख्तों पे पैसे लगे हुए, पागल हुए, ये वो गालियाँ वालियाँ निकाल के बुरा भला कह के और उनको रवाना कर दिया कि ख़बरदार जो मेरी आगे कभी आइंदा ऑफिस में आए। और उसके बाद इन्होंने अपने मामू को कॉल मिलाई, वो मामू ऐसा करना, वो 90 में कह दो कि मेरे भांजे का ही ऑफिस है और मैंने आज तो भगा दिया उन्हें कि आइंदा कभी मेरे पास ना आए। तो मामू ने कहा, बेटा तूने मुझसे पूछा था ये बात कि तूने भगाना या नहीं भगाना? कहा, मामू क्या बात कर रहे हो, आपके तो अल्ताफ़ हुसैन से होगा, अल्ताफ़ हुसैन से डायरेक्ट ज़रूर होंगे, लेकिन पैसे के मामले में कोई ऑप्शन नहीं है रिश्तेदारी का, पैसे तो तुम्हें देने हैं। हाँ ये हो सकता था तुम मुझसे पहले बात करते तो मैं ये हो सकता था मैं तुम्हारे 25,000 के कुछ थोड़े बहुत कम करवा देता, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं था कि तुम पैसे दो ही नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। तो मामू अब क्या होगा? बेटा पहला काम ये कर, मोबाइल को बंद कर और फटाफट तलाश कर कि ये एमकेएम के लोग किधर हैं, अभी ये मार्केट में ही पैसे वसूली कर रहे होंगे। 25,000 रुपये तेरे पास हैं या किसी के पास हैं, वसूल कर, उनसे किसी से उधार पकड़, कोई अपनी बीवी का जेवर रख या खुद जो भी कर, 25,000 रुपये उनको दे, कुछ कम करवा दो कि कम नहीं, अब नहीं हो सकते कम, अब पहले उनको पैसे पकड़ा। तेरी और मेरा नाम तो नहीं लिया तुमने कहीं कि तू मेरा भांजा है? नहीं लिया तो बहुत अच्छा किया, लिया है तो मेरे लिए भी परेशानी पैदा कर दी। फटाफट 25,000 होंगे दे दिए हैं। थोड़ी देर बाद उसने दोबारा कॉल की, मामू वो मैंने दे दिए पैसे 25,000 रुपये। उनसे माजरत भी कर लिए तो हाँ जी माजरत भी आपके कहने पे मैंने कर लिए, 25,000 रुपये भी दे दिए। हाँ मैं अब तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा कि अब तुमसे ये जो तुमने बदतमीज़ी की थी ये तुम्हारे साथ अब उसका बदला ना लें एमकेएम के लोग। असल मुद्दे की तरफ मैं अब आता हूँ। तो मैं बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग उस वक्त देखता था, बड़े बड़े अक्लमंद लोग जो अपने आप को कहते थे, समझते थे कि हम बड़े इल्म वाले लोग हैं, हम बड़े पूरे पाकिस्तान भर में पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमें पता है वो किसी को नहीं पता, और एमकेएम ये है, एमकेएम वो है, फलां है। एमकेएम की तारीफ़ें कोई ख़िलाफ़ सुनने के लिए तैयार नहीं था। उनके सामने अगर ये कह दो कि एमकेएम जो है जिना क्या था, जिना टाउन या क्या जिना पार्क वो क्या बना रहे हैं, तो वो कहते थे हाँ बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ये ऑप्शन दूसरा नहीं था कि आपने खिलाफ बात करनी है एमकेएम के। अगर मसलन मैंने कर दी और मेरी रिपोर्ट किसी ने और ने कर दी कि मैं एमकेएम के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ, तो बस वो फिर उसके बाद 4 लोग या 10 लोग आ जाते थे और वो बंदा उठा लिया जाता था। पहले तो वो अगर ऑप्शन दिया जाता था कि माजरत करो, लिख के आइंदा के लिए गारंटी वारंटी करो कि मैं नहीं आइंदा से ऐसी कोई हरकत करूँगा, बात करूँगा, और आइंदा से जलसों में शरीक होने की भी मेरी ज़िम्मेदारी बन जाएगी।
कि मैंने वहाँ रिटर्न में लिख के दूंगा कि मैं ज़रूर आऊँगा, नहीं आऊँगा तो वो बहरहाल उसके बाद आगे चलें। वो जो समझदार लोग थे, बड़े बड़े हमें उससे धांसू लोग मिलते थे, बड़े बड़े पढ़े लिखे, डिग्रियों की उनके पास लंबी लिस्टें होती थी। ओ MQM जनाब ये, MQM वो। जब भी उनसे कोई अगर गलती से मेरे जैसा बात कर लेता था MQM के ख़िलाफ़, तो वो ये कहते थे आपको नहीं पता है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम बेवकूफ़ जाहिल लोग लगते हैं आपको, हम MQM के साथ किसी वजह से हैं, पीपल्स पार्टी हमारे साथ ये करती है, भुट्टो ये करता है, भुट्टो ने ये किया, जरदारी ने ये किया, सिंधियों ने ये किया, बड़ी हमें वो भाषणबाजी होती थी। MQM के ख़िलाफ़ आप कोई भी बात कर लें तो उनके पास बहुत लंबी लिस्ट होती थी कि हम मज़लूम हैं, यूँ है, वो है, फला है। एक वक्त आया कि अल्ताफ़ हुसैन बिल्कुल अपने आपे से, दिमाग से आउट हो गए शराब नोशी की वजह से, और फिर वो उल्टी सीधी बातें करने लग गए। फिर वो बेचारे अल्ताफ़ हुसैन बयान देता था और पूरी MQM उसकी एक्सप्लेनेशन देती थी, भाई का ये मतलब है, भाई का वो मतलब है, भाई ने ये नहीं कहा था, भाई ने वो कहा था, ये बातें चलती रहती थी। और बेचारे आखिर में अल्ताफ़ हुसैन ने एक बहुत बड़ा भंड मार दिया, जिसको संभालना नामुमकिन था, मुश्किल था, और वो उसके बाद MQM बैन हो गई। अब जितने लोग एक्सप्लेनेशन देते थे, फिर वो तो पहले ही परेशान थे क्योंकि उनकी औकात नहीं थी कि वो बगावत कर सकें। लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट ख़िलाफ़ हुई तो फिर उनके पास हौसला आ गया, उनके पास ताकत आ गई कि हाँ हम ख़िलाफ़ भी बोल सकते हैं, हम अपोजिट साइड पे भी खड़े हो सकते हैं। तो फिर वो खड़े भी हुए लोग। मैं अब आपसे मुद्दा ये बयान करना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो लोग किसी भी पार्टी के हवारी होते हैं वो इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं, इसी तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। आजकल के ज़माने में अगर आप PTI से पूछें तो वो भी यही कहेगी, हम बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हम बड़े समझदार लोग हैं, हमें जो पता है इमरान खान का क्या बैकग्राउंड है, क्या उसका माजी है। आप जब भी बात करें तो वो आपको भाषणबाजी करेंगे, और नवाज शरीफ ने ये किया, बेनज़ीर ने ये किया, फलाने ने ये किया। आज के दौर में जब हम हुआ क्या नुकसान कराची वालों का नुकसान ये है, आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं कराची के, तो वहाँ पे आपको उर्दू स्पीकिंग आटे में नमक भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कि पीपल्स पार्टी ने बहुत समझदारी से सारा गेम प्ले किया। इनके दरमियान में बराबर पे केक तकसीम होता था। मसलन 20 सीटें हैं किसी इदारे की, तो 10 आपकी हैं, 10 हमारी हैं। 50 है तो 25 आपकी है, 25 हमारी है। और उसके बाद वो 25 पीपल्स पार्टी भी ख़रीद लेती थी MQM से तरीक़े से, और ख़रीद के MQM ये समझती थी कि हम गंदे नहीं होंगे। वो पीपल्स पार्टी क्या करती थी, सिंधियों को भी वो सीटें तो देती थी लेकिन पैसे लेके, मुफ्त में कोई चीज़ नहीं मिलती थी। तो वहाँ पे सिंधी भर्ती हो जाते थे। रिज़ल्ट नतीजा क्या हुआ कि कराची का ऑफिस हो, कराची की यूनिवर्सिटी हो, कराची का कॉलेज हो, कराची का कोई भी आप चीज़ ले लें तो वहाँ पे आपको उर्दू स्पीकिंग आपको नहीं मिलेंगे। जिस वक्त MQM का क्रियाक्रम हो चुका, दफनाने का इंतज़ाम हो गया, दफनाई गई, उसके नीचे से सिवाय पीपल्स पार्टी के सिंधी कम्युनिटी के अलावा और कुछ भी ना निकला। उन्होंने 1 नंबरी करके, 2 नंबरी करके, हर तरीके से उन्होंने अपने बंदे रखे। आज आपको आटे में नमक भी नहीं मिलता कराची के ऑफिसेज में, ना छोटे लेवल पे ना बड़े लेवल पे, कि कोई उर्दू स्पीकिंग वहाँ पे ऑफिस मुलाजमीन हो, वो नहीं मिलते।
आज के दौर में, अब आज के मौजूदा दौर में आप पीटीआई वालों से पूछें तो वो कहेंगे जनाब इमरान खान, ये जैसे अल्ताफ़ हुसैन की तारीफ़ों पे तारीफ़ें होती थी, क्या क्या होता था। तो वही सूरत हाल आज इमरान खान की है। हम बड़े पढ़े लिखे हैं, हम बड़े समझदार हैं, हमने जनाब इस इदारे में सर्व किया हुआ है, हमें ज़्यादा पता है, आपको क्या पता है। अच्छा भाई ठीक है, हमें नहीं पता। आज जैसे वहाँ पे जब MQM जली तो उसकी राख में से उर्दू स्पीकिंग की ना नौकरी बची भी है वहाँ पे, ना मुलाजमत बची, ना तालीम बची, ना लोगों के कैरियर बचे। इसी तरह से अगर आप पीटीआई के लोगों से ये पूछें कि जनाब जब ये पीटीआई जलेगी, इसकी राख से जब क्या बरामद होगा, तो ये जब देखा जाएगा, जैसे पंजाब में पूछा जाए तो जनाब वो तो बुज़दार था, तो बुज़दार जैसे ही केपीके में है, जिस वक्त ये इसका क्रियाक्रम हो जाएगा पीटीआई का, तो उसी तरह से पीटीआई के हमदर्द जैसे MQM के हमदर्दों के पास आज कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है कि हम किस बुनियाद पे उसको सपोर्ट कर रहे थे, MQM ने हमारे लिए किया क्या है। यही पीटीआई से जब सवाल होगा, जो उसके हमदर्द हैं, जो उसके चाहने वाले हैं, उनके पास आज भी और कल भी बताने के लिए कुछ नहीं होगा। उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं होगा कि मसलन पीटीआई ने केपीके में ये बड़े काम किए, सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, पंजाब में गवर्नमेंट में थे तो ये बड़े काम किए। इनके पास बताने के लिए ना कल कुछ है, आज कुछ है, ना कल कुछ होगा। उस वक्त नहायत शर्मिंदगी होगी, जैसे आज कराची में MQM के चाहने वालों के लिए शर्मिंदगी है। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा कराची के, जो अपनी इल्मियत के, अपने नॉलेज के बड़े मुतर्रम खान थे, आज उनके पास जवाब नहीं है। आज मैं पीटीआई के लोगों को भी हमदर्दी इसी तरह से देखता हूँ। मुझे भरपूर उम्मीद इसलिए है कि मुझे ग्राउंड रियलिटी ये है, ना बुज़दार ने कुछ किया, ना केपीके तमाम गवर्नमेंटों ने कुछ किया, ना सेंट्रल गवर्नमेंट का इनके पास कोई डाटा आया कि हमने ये काम किए हैं। तो यही मंज़र में मुस्तक़बिल करीब में जो MQM के साथ हुआ और उसके चाहने वालों के साथ हुआ, वही मंज़र में अनकरीब केपीके में भी, पीटीआई के भी चाहने वालों में और ग्राउंड रियलिटी में देखने वाला हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़, आप भी और हम भी। मेरी दरख्वास्त यह है MQM के पीटीआई के चाहने वालों से कि भाई पीटीआई बहुत अच्छी होगी आपके ख्याल में, चले मान लिया आपकी बात, क्या इतनी अच्छी है कि आप इंडिया से लड़ाई हो तो आप इंडिया के साथ जाके खड़े हो जाते, अफ़गानिस्तान से लड़ाई हो आप अफ़गानिस्तान के साथ खड़े हो जाते, जाके आप इसराइल के साथ खड़े हो जाते, अमेरिका के साथ खड़े हो जाते। क्या चाहते हैं, पाकिस्तान जिधर है आप दूसरी तरफ जाके हमेशा खड़े हो जाते हैं। खुदा के लिए अपने आप पे, हम पे रहम करें, इस मुल्क पे रहम करें। खैर बहुत कम लोग रह गए हैं जो जिनसे अब हकीकत ये अब छुपी रह गई है, वगरना वो हैं कुछ लोग जो ज़हनी तौर पे, क्या उनको मैं लफ्ज़ यहाँ पे कहूँ, बाकी फिर कभी सही। ये तमाम गोशगुजारियाँ मैंने इसलिए की कि आप किसी के भी चाहने वाले बने, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ न जाएं, उस दरख्त की शाख को ना काटें जिस दरख्त पे आप बैठे हुए हैं, उस दरख्त के साए, जिस दरख्त के साए में बैठते हैं आप, उस दरख्त को ना छाटें। वस्सलाम, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।